Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. How are you? I hope you all will be very fine. लेक्चर का आगाज करते हैं खूबसूरत दुआ के साथ रब्बे ज़िदनी इल्मा. And eager to know next very important concept in field of biotechnology. Yes, I am talking about gene sequencing. देखते हैं जीन सीक्वेंसिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कब डिस्कवर हुई और आखिर हम जीन सीक्वेंसिंग करना क्यों चाहते हैं. इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 23 के लेक्चर नंबर 8 की. टॉपिक का डिस्कशन इज जीन सीक्वेंसिंग. तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि इट इज एक्स वीवो, इट इज एन एक्स वीवो बॉडी से बाहर राइट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर that is used to know what arrangement of nucleotides in a given gene is called as gene sequencing. right. आप लोगों के पास जीनोम में thousands and thousands of genes हो सकती हैं. right. हमने उस पर्टिकुलर जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को देखना है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे अरेंज होता है. यू नो माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारा डीएनए सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है. एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. हमें देखना है कि हमारे किसी पर्टिकुलर जीन में एडेनिन कहाँ है, वही बात है गुआनिन कहाँ है, साइटोसिन कहाँ है, थाइमिन कहाँ लगाऊं. बिकॉज कि अगर मैं इन पर्टिकुलर सीक्वेंसेस की तरतीब को गलत कर दूं तो आपको पता है कि हमारी बनने वाली प्रोटीन या हमारा बनने वाला एंजाइम क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है और फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता. तो अगर हम कोई प्रोटीन बनाना चाहते हैं, कोई एंजाइम सिंथेसाइज करना चाहते हैं, तो फिर हमें राइट पोजीशन पे राइट क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड, तभी हम उस पर्टिकुलर जीन से इफेक्टिवली कोई काम ले सकते हैं. सो इट इज अ बेसिक एसेंस ऑफ नोइंग द व्हाट जीन सीक्वेंस. डिस्कवरी कब हुई माय डियर स्टूडेंट्स? 1970 की बात है. 1900 ज्यादा पुरानी बात नहीं है. 1970 की बात है कि जब हम लोगों ने जीन सीक्वेंसिंग के लिए क्या किए, 2 मेथड्स डिस्कवर कर लिए. 2 मेथड्स ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग का पीरियड था. तो ये 2 मेथड्स कौन कौन से हैं, इनमें आखिर नया क्या था, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता है कि बहुत पहले से, यानी कि जेम्स डब्ल्यू वॉटसन और क्रिक से भी पहले हमारे जो बायोकेमिस्ट थे वो इस बात का अंदाजा कर चुके थे कि हमारे पास बेसिकली 4 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, राइट, और साइटोसिन एंड थाइमिन. यू नो वेरी वेल these 2 nitrogenous bases, they are larger in size and these 2 nitrogenous bases are smaller in size. Right? These are called as purines and these are called as pyrimidines. ये सारी बातें मैंने इसलिए की हैं ताकि आपको याद करवाऊं कि वॉटसन और क्रिक अपने मॉडल तक पहुंचने में इसीलिए कामयाब हुए थे कि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि हमारे डीएनए के अंदर एडेनिन और गुआनिन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा साइटोसिन और थाइमिन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है. यानी कि हमें एडेनिन की परसेंटेज, गुआनिन की परसेंटेज, साइटोसिन की परसेंटेज और थाइमिन की परसेंटेज तो पहले से पता थी. देन व्हाट वाज द न्यू क्या था हमारे पास इस पर्टिकुलर मेथड में? जैसे मैंने पहले अर्ज किया आप लोगों से कि नई चीज ये थी कि हमें
सिर्फ ये नहीं पहचानना था कि इसमें एडेनिन कितनी है या ग्वानिन कितनी है, साइटोसिन कितनी है, थाइमिन कितनी है। हमें जानना ये था कि एडेनिन हमारे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कहाँ मौजूद है। इट वाज द न्यू अचीवमेंट। ग्वानिन कहाँ कहाँ मौजूद है हमारे सीक्वेंस में, साइटोसिन कहाँ कहाँ मौजूद है, थाइमिन कहाँ कहाँ मौजूद है। इस चीज को अनलॉक करना, इसको फाइंड करना, ये बेसिकली इट वाज द न्यू थिंग, इट वाज द न्यू अचीवमेंट, राइट। सवाल ये है कि हम लोगों ने ये वाला काम कैसे किया, हाउ दे डिड इट। तो इसका आंसर मेरे पास ये है कि इस पर्पस के लिए सबसे पहले दुनिया के चंद नहीं बल्कि बहुत से ज़हीन लोग आपस में मिले और उन्होंने ये कहा कि हमें सबसे पहले एक टेम्पलेट डीएनए सिंथेसाइज करना चाहिए। तो जो सबसे पहला काम ये था वो ये था कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल डीएनए नोन सीक्वेंस का अपनी लैब में सिंथेसाइज किया। तो पहला काम ये था, फर्स्ट स्टेप वाज टू सिंथेसाइज DNA template of known sequence भाई जिसका हमें सीक्वेंस पहले से पता है, जाहिर है मैं उसी के सीक्वेंस को ट्राई कर सकता हूं, टेस्ट कर सकता हूं। तो इस पर्पस के लिए ये जो एक पॉइंट है कि नोन सीक्वेंस के डीएनए को यूज किया गया और इसी को ये बार बार यूज किया गया। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर डीएनए को बार बार यूज करना हो तो फिर इस पर्टिकुलर डीएनए की सिंथेसिस किस वजह से हो सकती है? बिल्कुल ठीक, आप कहेंगे सर चूंकि हम लोगों ने इसकी सीक्वेंस को कंजर्व रखना है और इसकी हमने बहुत सारी कॉपीज बनानी है, क्योंकि मैं इसे बार बार यूज करना चाह रहा हूं, तो उस पर्पस के लिए मुझे करना पड़ेगा पीसीआर। तो जाहिर है हमने सेम टेम्पलेट या सेम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज कैसे बनाई? डेफिनेटली यूजिंग पीसीआर। यूजिंग व्हाट? पीसीआर। आपको याद है कि हमने लास्ट आर्टिकल से पहले वाले आर्टिकल में पीसीआर को बहुत डिटेल से सीखा था कि उसमें हम क्या क्या डालते हैं और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो उसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने एक नोन, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक नोन सीक्वेंस के डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना ली। बताता हूं आप लोगों को कि आखिर हम लोग इस पर्टिकुलर डीएनए को क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इस पर्पस के लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इन पर्टिकुलर प्रोसीजर्स के कौन से 3 मेन पॉइंट्स हैं, राइट। तो पहला मेरे पास पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स के टू जनरेट pieces of DNA हमने बेसिकली मुख्तलिफ लेंथ्स के पीसेस बनाने हैं डीएनए के, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पहला कॉन्सेप्ट है कि हमने डीएनए के मुख्तलिफ लेंथ्स के पीसेस बनाने। लेकिन इनके बारे में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इनको स्टार्ट होना चाहिए, दे शुड स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, उन्हें एक ही पॉइंट से शुरू होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं और यहां पे स्टार भी लगा रहा हूं। एंड देन दे शुड एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स, एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं और इसको भी स्टार लगा रहा हूं। अगर ये मेरे पास चीजें ऑब्टेन नहीं होंगी तो डेफिनेटली मैं कभी सीक्वेंस करने के काबिल नहीं होऊंगा। इस पर्पस के लिए मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में डीएनए चाहिए जिसे मैं एज ए टेम्पलेट बार बार यूज कर सकता हूं। इसीलिए मैंने लास्ट स्टेप में एक नॉन सीक्वेंस का डीएनए बनाया था और उसको पीसीआर के थ्रू मुख्तलिफ कॉपीज उसकी बना दी थी, राइट। इसका स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है माय डियर स्टूडेंट्स कि हम इसे सेपरेट करेंगे। सेपरेशन
ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो हमने अभी बनाए हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम सेपरेट करेंगे। आप में से कौन बताएगा कि अगर मैं डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट लेंथ्स को सेपरेट करना चाहता हूं तो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड? एक्सीलेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि जब मैं ये डिफरेंट लेंथ्स के डीएनए क्रिएट कर लूंगा तो फिर मैं उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालूंगा और उसके जरिए से हम लोग क्या करेंगे, आपको याद है हमने ये बोला था कि हम उसको एक वेल में लोड करते हैं और उसके बाद में करंट लगाते हैं। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल पे ही लोड करते हैं, वहां से उससे क्या मिल रहा होता है, पुश, और अपोजिट साइड पे बस टर्मिनल होता है पॉजिटिव साइड के, जो उसे पुल करता है और एज अ रिजल्ट जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होती हैं डिफरेंट लेंथ्स के दूसरे से सेपरेट होते चले जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो क्या है मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स? यस, रीडिंग, लास्ट रीडिंग ऑफ द सीक्वेंस। तो ये काम हम करेंगे और उसके रिजल्ट में हमारे पास इंशाल्लाह जीन सीक्वेंस ऑब्टेन हो जाएगा। अब ये जो पहला स्टेप है कि मैं डिफरेंट लेंथ्स के डीएनए के फ्रेगमेंट्स को बना लूं, इसके मेरे पास दो वेज हैं। यानी कि हम स्टेप 1 को दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेप नंबर 2 और 3 है ये दोनों में सेम है। यानी कि दोनों केसेस में हम लोगों को डीएनए को सेपरेट करना है, डीएनए को रीड करना है, लेकिन पीसेस ऑफ डीएनए बनाने के लिए मेरे पास स्टेप 1 में दो वेज हैं। पहला वे मेरे पास क्या कहलाता है? फ्रेडरिक सांगर्स मेथड। फ्रेडरिक सांगर्स मेथड, राइट। और उसी इरा में ऑलमोस्ट 1970s के दौर में ही देयर वाज अनदर साइंटिस्ट हु वाज डूइंग इंडिपेंडेंटली अनदर यू कैन से टेक्निक, और वो साइंटिस्ट का नाम मेरे पास क्या था? मैक्सम गिलबर्ट। मैक्सम गिलबर्ट। तो इन दो साइंटिस्ट ने दो डिफरेंट अप्रोचेस यूज करके डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट लेंथ्स बना ली। लेट्स सी फ्रेडरिक सांगर्स मेथड फर्स्ट। हम सबसे पहले इसको इस्तेमाल करें। इसका मेथड की जो अप्रोच थी इट वाज वेरी सिंपल, हाउएवर वेरी स्मार्ट। इट वाज इन्वॉल्विंग लेस स्टेप्स एंड जनरेटिंग मोर पावरफुल रिजल्ट्स। देयरफॉर वी आर यूजिंग सांगर्स मेथड मोर फ्रीक्वेंटली नाउअडेज। आइए देखते हैं कि फ्रेडरिक सांगर ने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया टू क्रिएट द डीएनए ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपका फोकस, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि फ्रेडरिक सांगर के मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए आपका प्रायर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कौन सा नॉलेज? प्रायर, पहले से आपके पास सही नॉलेज होना जरूरी है। व्हाट वाज द पेंटोज शुगर? तो यू विल से कि सर अगर तो डीएनए होगा तो उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, और अगर आरएनए हुआ तो राइबोज शुगर होगी। कॉमन सेंस, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। तो ऐसा करते हैं कि आप लोगों के लिए हम लोग राइबोज शुगर को ड्रॉ करते हैं। यू नो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, एंड देन there is a bridge between carbon number 1 and carbon number 4. There is a bridge, you know very well. और यहाँ पे फिर मेरे पास क्या जाती है? कार्बन नंबर 5 that is protruding out of the plane of the surface paper. अब ये जो मेरे पास कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? H and OH। और कार्बन नंबर 3 पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है H और OH। H और OH। कौन बताएगा बच्चा आप में से कि ये मैंने कौन सी राइबोज बनाई है, ये मैंने कौन सी पेंटोज बनाई है माय डियर स्टूडेंट्स? तो आप फोन बोलेंगे कि सर ये राइबोज शुगर है, बिकॉज एक कार्बन नंबर 2 पर भी OH प्रेजेंट है और कार्बन नंबर 3 पर भी OH प्रेजेंट है। जब दोनों जगह OH प्रेजेंट हो तो हम इसे बोलेंगे कि इट इज अ राइबोज शुगर। इट इज बेसिकली अ राइबोज शुगर। लेकिन क्या करूं अगर मैं इसके कार्बन नंबर 2 से, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, कार्बन नंबर 2 से अगर मैं वो रिमूव कर दूं, निकाल दूं, तो ये बन जाएगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, बिकॉज आई हैव एलिमिनेटेड 1 ऑक्सीजन फ्रॉम हियर।
इसका नाम कहलाएगा मेरे पास डीऑक्सी, नाउ इट्स नेम इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। लेकिन अब आप क्या करें कि आप जरा इस डायग्राम को अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है या समझ लें कि इस मेथड की रूह है। अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टेप को लूज कर दिया तो आपको इस कॉन्सेप्ट की कभी समझ नहीं आएगी। देयरफॉर मैंने आपको सबसे पहले राइबोज बनाकर दिखाया और जब उसमें से मैंने एक ऑक्सीजन निकाल दी तो ये बन गई डीऑक्सीराइबोज शुगर। आपको याद है कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर प्रेजेंट ऑक्सीजन डिटरमाइन करती है कि इस पर्टिकुलर शुगर ने आरएनए में इस्तेमाल होना है या डीएनए में इस्तेमाल होना है। लेकिन दोनों केसेस में कार्बन नंबर 3 के ऊपर प्रेजेंट OH कभी गायब नहीं होता। कार्बन नंबर 3 पर प्रेजेंट OH कभी गायब नहीं होता। कैन एनीबॉडी गिव मी द रीजन? एक्सीलेंट। इसका आंसर ये है कि कार्बन नंबर 3 ही तो वो पॉइंट है कि जहां पे हमने चेन को इलोंगेट करना है। अगर मैं चेन को इलोंगेट करना चाहता हूं तो कार्बन नंबर 3 पे OH का प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। ये बात अपने जहन में बिठा लें, तहनशी कर लें कि कार्बन नंबर 3 पे OH का प्रेजेंट होना ये चेन इलोंगेशन की गारंटी है। लेकिन अगर ऐसा हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, कि अगर मेरे पास ये कार्बन नंबर 1 हुई, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5, और मैंने कार्बन नंबर 2 को तो पहले आपको पता है यहां पे होना ही चाहिए था H और यहां पर भी H। कार्बन नंबर 3 जो मेरे पास थी, यू नो इट इज कार्बन नंबर 1, इट इज कार्बन नंबर 2, इट इज कार्बन नंबर 3, मैं कार्बन 3 की बात कर रहा हूं कि कार्बन नंबर 3 पर यहां पे होना चाहिए था H और यहां पे होना चाहिए था OH, राइट। अगर तो ये है तो ये क्या कहलाएगी? एक नॉर्मल डीऑक्सीराइबोज शुगर। लेकिन अगर मैंने कार्बन नंबर 3 से भी O रिमूव कर दिया, समथिंग लाइक इट, लुक एट दिस, अब इसका नाम क्या हो गया? डाईडीऑक्सी। डाईडीऑक्सी का नाम क्यों है माय डियर स्टूडेंट्स? बिकॉज कि अब मैंने दो जगहों से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। डाईडीऑक्सी मैंने कहां से O रिमूव किए हैं? जाहिर है O मैंने यहां से भी रिमूव कर दिया है और O मैंने यहां से भी रिमूव कर दिया है। जब मैं दो जगहों से ऑक्सीजन रिमूव कर दूंगा तो ये क्या कहलाएगी? डाईडीऑक्सीराइबोज शुगर। डाईडीऑक्सीराइबोज शुगर, राइट। अब आपको पता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर शुगर से बनाना चाहता हूं न्यूक्लियोटाइड तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि कार्बन नंबर 1 पे मुझे ऐड करना पड़ेगा ईदर एडेनिन और गुआनिन और साइटोसिन और थाइमीन, राइट। आपको पता है ये वाली बात कि इफ आई वांट टू मेक अ न्यूक्लियोसाइड then I have to combine one ribose sugar with any one of these nitrogenous bases. Any one of these nitrogenous bases. तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? न्यूक्लियोसाइड। And if I want to convert a nucleoside into nucleotide, then I have to have what? At least one phosphate with it. तो मैं इसी कार्बन नंबर 5 पे अटैच कर दूंगा क्या? एक अदद फॉस्फेट। यू नो कि देयर इज एन एस्टर लिंकेज समवेयर हियर, राइट। और अगर मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसे एक्टिवेटेड फॉर्म में ले जाऊं तो मुझे इसके साथ दो फॉस्फेट और अटैच करना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? दो फॉस्फेट और अटैच करना पड़ेंगे, राइट। इसके रिजल्ट में यहां तक ये बना था से ATP, यहां तक बन गया ये ADP और यहां तक ये बन गया ATP। ये पढ़ी लिखी बात है, पता है आप लोगों को, नई बात नहीं। हम करते क्या हैं कि हम इस पर्टिकुलर राइबोज शुगर को इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? डाईडीऑक्सी ATP, राइट। फिर हम क्या करते हैं? हम इसको इस्तेमाल करते हैं डाईडीऑक्सी GTP बनाने में। फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं डाईडीऑक्सी CTP बनाने में और फाइनली हम इस्तेमाल करते हैं इसको डाईडीऑक्सी TTP बनाने में, राइट।
हमने 4 डिफरेंट किस्म की न्यूक्लियोटाइड्स बना ली हैं। क्यों? आखिर में इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की प्रेजेंस में इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? तो आंसर ये है कि बेसिकली मैं इस पर्टिकुलर टाइप की न्यूक्लियोटाइड को मैं एज अ ब्रेक इस्तेमाल करना चाहता हूं, एज अ स्टॉपर इस्तेमाल करना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके चेन इलांगेशन रुक जाए। क्यों रुकेगी? एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है भाई। अगर कार्बन नंबर 3 पर OH प्रेजेंट होता फिर तो चेन इलांगेट होती, लेकिन चूंकि इसके कार्बन नंबर 3 पे OH प्रेजेंट है ही नहीं, बल्कि इसके 2 पे तो पहले से ही नहीं थी, राइट। चूंकि कार्बन नंबर 2 पे भी OH नहीं है और अब कार्बन नंबर 3 पर भी OH नहीं है भाई, तभी तो ये डाइडिऑक्सी है। और इस डाइडिऑक्सी को हमने इस्तेमाल किया है एज अ स्टॉपर ऑफ चेन इलांगेशन। तो जहां जहां भी ये वाला न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होगा उस पॉइंट के ऊपर आके चेन इलांगेशन रुक जाएगी। आइए देखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट डिफरेंट फ्रेगमेंट लेंथ्स ऑफ द सेम डीएनए। तो इसके लिए मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हुई थी आप लोगों के साथ कि अगेन हमारा जो सहारा है वो एक बहुत ही यूनिक किस्म की चीज, उसका नाम क्या है? पीसीआर। तो अब भी हम लोग क्या करेंगे कि हम पीसीआर को इस्तेमाल करेंगे, पीसीआर। और आपको याद है कि जब हम पीसीआर की बात करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? बिल्कुल ठीक, हमें चाहिए है टेम्पलेट डीएनए। हमें चाहिए है क्या? एक टेम्पलेट डीएनए। और आपको याद है कि मैंने बोला था कि अगर मैं एक डीएनए का सीक्वेंस फाइंड करना चाहता हूं तो उस पर्टिकुलर डीएनए को बिल्कुल सेम होना चाहिए। और मैं क्या करूंगा कि मैं इसी टेम्पलेट डीएनए को इस ट्यूब में भी डालूंगा, इस ट्यूब में भी डालूंगा, इसमें भी डालूंगा और इसमें भी डालूंगा। पता है मेरी बात कि मैं इतना ज्यादा डीएनए इसमें क्यों डालने में कामयाब हूं? क्योंकि मैंने उस टेम्पलेट डीएनए की एक पहले पीसीआर से बहुत ज्यादा कॉपीज कर ली हैं, राइट। तो मैं एक पहले वाले किए गए पीसीआर के प्रोडक्ट को अब इस अगले पीसीआर में इस्तेमाल कर रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये है मेरे पास सबसे पहले काम कि मेरे पास एक टेम्पलेट डीएनए हो जो सब ट्यूब्स में बिल्कुल एक जैसा हो। फिर मैं क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स? मैं इसमें ऐड करूंगा टैक पॉलीमरेज। क्या ऐड करूंगा? टैक पॉलीमरेज। ये भी आपको पता है कि इसके बगैर तो पॉलीमराइजेशन हो ही नहीं सकती, तो हम लोगों ने यहां पे टैक पॉलीमरेज ऐड कर देना है। देन वी विल ऐड नेक्स्ट थिंग, एंड नेक्स्ट थिंग इज DNTPs, राइट। हम इसमें ऐड करेंगे DNTPs। DNTPs का मतलब क्या है कि मैंने यहां पे DATP, DGTP, then DCTP and then DTTP इस्तेमाल करनी। What are these things? आपको पता है कि ये मेरे पास नॉर्मल एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो मैंने यहां पे सब में ऐड कर देनी। पहली चीज मैंने क्या ऐड की थी? ये वाली 1 भी मैंने ऐड कर दिया, फिर इन सब में मैंने 2 भी ऐड कर दिया और इन सब में मैंने 3 भी ऐड कर दिया। अब तक मैं इसमें 1 2 3 1 2 3 ऐड कर चुका हूं सब टेस्ट ट्यूब्स में। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब कुछ ऐड कर चुका, राइट। देन आई विल ऐड प्राइमर। फोर्थ थिंग इज प्राइमर। ये जो प्राइमर है ये आपको पता है कि इस टैग पॉलीमरेज इस डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास प्राइमर नहीं होगा तो ये टैग पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज कभी काम नहीं कर सकेगा। तो मैंने फोर्थ चीज सब में ऐड कर देनी है, प्राइमर। आपको पता है कि ये प्राइमर भी सब के अंदर सेम रहेगा, क्यों कि इनके पास जो टेम्पलेट डीएनए है वो भी कैसा है? बिल्कुल एक जैसा है, राइट। फिर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह ऐड करते हैं, वो सब चीजें एक्स्ट्रा है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट में यहाँ पे ये 4 चीजों का बताना जरूरी है। नंबर 1 इज कि हमारे पास टेम्पलेट डीएनए डाल देना है, फिर हमने टैग पॉलीमरेज ऐड कर देना है, फिर हमें नॉर्मल एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देनी है, फिर हमें प्राइमर्स ऐड कर देना है। सब तक सब में चारों चीजें क्या है? कॉमन है। लेकिन अब आ रहा है एक टर्निंग पॉइंट जो आपको जरूर अंडरस्टैंड करना है। वो क्या है कि हम क्या करेंगे कि हम फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में
इन सब चीजों के साथ ऐड कर देंगे DDATP। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल इसके इस्तेमाल किए हैं तो मैं सिर्फ 5 मॉलिक्यूल या 10 मॉलिक्यूल इसके इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं विश कर रहा हूं कि पॉलीमराइजेशन हो, कभी कभी रुक जाए और हमेशा ATP पे आके रुके। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने पहली टेस्ट ट्यूब में DDATP ऐड कर दिया। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में मैं क्या ऐड कर रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं स्टूडेंट्स DDTTP। थर्ड टेस्ट ट्यूब में मैं ऐड कर रहा हूं DDCTP, राइट। और आस में मैं ऐड कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल DDGTP। तो मैंने मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब्स में एक एक डाई डीऑक्सीग्लूटाइड ऐड कर दी, जो रिएक्शन को इस पॉइंट पे स्टॉप करवाएगी। जहां A आएगा वहां रुक जाएगा, यहां पे जहां T आएगा वो रुक जाएगा, जहां पे C आएगा वो रुक जाएगा, और जहां पे G आएगा वो रुक जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई? ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि मैं इसको ये इस्तेमाल कर रहा हूं एज अ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, एज अ ब्रेक पॉइंट, कि जहां पे मैं सिंथेसिस को फर्दर रोक दूं, राइट। तो क्या होगा भाई स्टूडेंट्स के यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें पॉलीमराइजेशन करती रहेंगी जब तक कि ये वाली स्पेसिफिक डाइडिऑक्सीग्लूटाइड नहीं आ जाता। जो ही आएगा तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे कि हम इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे होगा क्या। उसके लिए वी हैव टू जंप टू दिस सेगमेंट ऑफ द बोर्ड। हमने किया क्या माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने लिख के रखा हुआ है एक ही सीक्वेंस, किसके अंदर, इन डिफरेंट स्ट्रैंड्स के अंदर। लुक एट दिस, इट इज कंजर्व्ड। मैंने हर जगह सेम सीक्वेंस को अप्लाई किया हुआ है, ATG, TCA, GTC एंड CAG। आप कहीं भी चेक करें ATG, TCA, GTC और GAC, जो बता रहा है कि टेम्पलेट DNA वाज द सेम। फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इसके ऊपर आके बाइंड हो जाएगा क्या, मेरा प्राइमर। लुक एट दिस, प्राइमर ये हमने ऐड किया था, प्राइमर इज हियर। और आपको पता है कि जब प्राइमर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे आके बाइंड कर सकता है DNA पॉलीमरेज, और अब DNA पॉलीमरेज क्या कर सकता है, चेन इलॉन्गेशन। आपको पता है कि मैंने इसमें क्या ऐड किया हुआ था, ATP, कौन सा वाला, डाइडिऑक्सी। ऐसा करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर ट्यूब में होने वाले रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्या होगा, G के सामने आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट C, G के सामने आ जाएगा C, A के सामने आ जाएगा T। क्या ख्याल है, अब क्या आएगा C के सामने, एक्सीलेंट, G आ जाएगा। C के सामने क्या आ जाएगा, G। लेकिन अब T के सामने आना है A, T के सामने क्या आना है, A। फर्ज करते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जो T था वो इस्तेमाल हो गया, सॉरी A इस्तेमाल हो गया, कौन सा वाला, DDATP, राइट। अगर यहां पर ये अगर इस्तेमाल हुआ यहां पे हमारे स्टूडेंट्स ये वाला DDATP, तो रिएक्शन इस चेन के लिए यहां पे ही रुक जाएगा, इसकी फर्दर इलॉन्गेशन नहीं होगी, बिकॉज कि यहां पे DDATP इस्तेमाल हो गया है। लेकिन इसी पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में एक और स्ट्रैंड के साथ क्या हो रहा है, लुक एट दिस, कि यहां पे G के सामने जाहिर है C आया, A के सामने T आया, C के सामने G, C के सामने G। फर्ज कर लेते हैं चूंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, मैंने बताया था कि अगर मैं 100 मॉलिक्यूल इसका यूज कर रहा हूं तो सिर्फ 5 मॉलिक्यूल मैं इसका यूज कर रहा हूं। फर्ज कर लेते हैं कि इस दफा इस पर्टिकुलर T के सामने एक नॉर्मल क्या आ गया, ATP, तो जहां पे नॉर्मल चलता रहेगा A ही चलेगा, G के सामने C ही चलेगा, A के सामने T ही होगा, और G के सामने फिर G ही होगा। लेकिन अब क्या हुआ कि इस मर्तबा इस पर्टिकुलर T के सामने आ गया ये रेड वाला A, दिस वाला, दिस थिंग, राइट। तो जाहिर चेन यहां पे इलॉन्गेट होना बंद हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या होगा मेरे पास कि इस पर्टिकुलर लेंथ, इस पर्टिकुलर न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA की जो लेंथ होगी वो इतनी होगी, राइट। और अगले जो लेंथ, अगर जो फ्रेगमेंट बनेगा उसकी लेंथ जाहिर है उससे ज्यादा होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं थर्ड टाइम टेस्ट करूंगा तो ऐसा होगा फॉर एग्जांपल कि अब ये यहां पे जाके रुकेगा, तो ये सारी की सारी चीजें कैसी होंगी, नॉर्मल, सारी की सारी कॉपी कैसी होगी स्टूडेंट्स, नॉर्मल। लेकिन अब A फॉर एग्जांपल आके यहां पे रुक गया है, तो डेफिनेटली ये वाली लेंथ सबसे लंबी होगी, ये वाली लेंथ उससे छोटी होगी, और ये वाली लेंथ सबसे ज्यादा छोटी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं
इन पर्टिकुलर डीएनए की कॉपी करना चाहता हूं वेरिएबल लेंथ्स की, तो उन्हें एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। इसलिए आप प्रीवियस बोर्ड का पहला पॉइंट दोबारा से समझें कि क्यों हम लोगों ने एक ही टेम्पलेट इस्तेमाल किया और क्यों हम चाहते थे कि वो एक ही पॉइंट से उनकी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब मेरे पास डिफरेंट किस्म के फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, लेकिन आपको मैंने समझानी है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। वो क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहां पर DDATP इस्तेमाल किया है तो क्या होगा कि ये वाली ट्यूब मुझे किसका पता देगी? आपको पता है ना कि हमारे डीएनए की जब कॉपी होती है तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आती हैं। तो इस पर्टिकुलर ट्यूब में ए मुझे बेसिकली टी की पोजीशन का पता दे रहा है कि भाई मैं खुद तो ATP हूं, लेकिन मैंने किससे बाइंड होना था? टी के साथ। तो ये ए टी को बता रहा है, ये वाला ए भी टी को बता रहा है, ये वाला रुका हुआ ए भी बेसिकली टी को बता रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप ये मत समझे कि अगर मैंने यहां पे ATP डाला है तो मुझे ए का पता दे रहा है। जहां जहां मैंने DDATP लगाया है बेसिकली वो मुझे किसका पता दे रहा है? टी का पता दे रहा है। अगली टेस्ट पे देखते हैं क्या हो रहा है। लुक एट दिस। अब आपने यहाँ पे क्या ऐड किया हुआ है? DDTTP ऐड किया हुआ है। तो जब मैं DDTTP ऐड करूंगा तो क्या होगा मेरे स्टूडेंट्स? देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले वही मेरे पास टेम्पलेट डीएनए है और ये आके अटैच हो गया मेरे पास क्या? प्राइमर्स। ठीक है, तो प्राइमर्स क्या करेंगे? ज़ाहिर है कॉपिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा अगेन हमारा प्राइमर पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज और सिंपली टैग पॉलीमरेज। क्या करेगा कि ये जी के सामने सी को लगाएगा, ए के सामने अब इससे टी लगाना है। तो मुमकिन है क्या हो कि पहले ही मर्तबा इसके पास आ जाए रेडियो कौन सा? डाईडिऑक्सी टीटीपी। अगर पहली ही मर्तबा डाईडिऑक्सी टीटीपी यहां पर आ गया तो चेन यहीं पे आके रुक जाएगी, बीन पहले ही ए के सामने। अगर ऐसा ना हुआ तो दूसरे केस में क्या हो सकता है कि अब ये वाली चेन चलती रहे। जो दूसरा केस है, दूसरे वाले केस में जी के सामने सी आता रहे, ए के सामने टी आता रहे, सी के सामने जी आता रहे, सी के सामने जी आता रहे। तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर ये मर्तबा फिर इस टी के सामने क्या आ जाए? यही वाला ए, तो चेन अब यहां पे आके रुक जाएगी। अब देखें कि इस पर्टिकुलर चेन की लेंथ कितनी है? सिर्फ इतनी। और इस पर्टिकुलर चेन की लेंथ कितनी है? ज़ाहिर है इतनी ज्यादा बड़ी है हमारे पास लेंथ। अगले केस में देखते हैं फिर क्या होगा। एक और चेन, एक और स्टार्ट हुआ। ये जी के सामने सी आ गया, ए के सामने फॉर एग्जाम्पल टी आ गया, फिर ये सामने जी आ गया, इसके सामने जी आ गया, यहाँ पर ए आ गया नॉर्मल वाला, राइट, फिर सी आया और यहाँ पे सी मेरे पास टी आ गया नॉर्मल वाला। और ये चेन जो थी वो चलती रही और इसके सामने जी आ गया, इसके सामने ए आ गया, इसके सामने टी आ गया और इसके सामने ए आ गया और अब चेन जाके रुकी अब इसके सामने, राइट, यहां पे कहीं आके रुक गई। नाउ इमेजिन कि इसकी चेन लेंथ कितनी हो गई? सारे तो बहुत बड़ी चेन लेंथ हो गई। इसका मतलब ये होगा कि ये एट रैंडम है, ये एट रैंडम है कि किस वक्त ये वाली DDTTP इस चेन को रोक दे। मुमकिन है यही प्रोसेस चलता रहे 10 दफा, 11वीं दफा ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। आपको पता है साइकिल्स लगाए थे, तो मुमकिन है पहली दफा ये हो जाए, 10वीं दफा ये वाला प्रोसेस हो जाए, 22वीं दफा ये वाला प्रोसेस हो जाए। साइकिल चल रहे हैं मेरे पास। तो ये डिफरेंट पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में डिफरेंट पॉइंट्स में इस्तेमाल होती है डाईडिऑक्सी और वो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को रोक के डिफरेंट लेंथ्स के डीएनए फ्रेगमेंट्स बना देती। तो ये थी सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दिस पर्टिकुलर डाईडिऑक्सी बेसिकली स्टॉप द प्रोसेस ऑफ यू कैन से रेप्लिकेशन। जब प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रुक जाएगा, जब भी प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रुक जाएगा तो जाहिर है इस पर्टिकुलर चीज ने अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस की प्रेजेंस को शो करना है। ये एक और इंपॉर्टेंट टिप है आपके पास। ठीक है, अब देखते हैं कि इसने तो बना के दे दिए हमें मुख्तलिफ फ्रेगमेंट लेंथ्स ऑफ द डीएनए। अब हम देखते हैं कि मैक्सम गैल्बर्ट साहब ने क्या किया और उन्होंने क्या प्रोसेस इस्तेमाल किया। लुक एट दिस। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सम गैल्बर्ट मेथड की। अब जो मैक्सम गिलबर्ट मेथड है उसके अंदर जैसे मैंने बोला था ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर रिडक्टिविटी, इसलिए हम आमतौर पर इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो सबसे पहला काम मैं बता रहा हूं आप लोगों को वो ये है कि मैक्सम गैल्बर्ट ने सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव लेबल इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स? रेडियो एक्टिव लेबल इस्तेमाल किया।
राइट। फिर उसके बाद इस रिडक्टिव लेबल के को यूज करने के बाद उसने डीएनए को प्योरीफाई किया। इट मींस सेकेंड स्टेप वाज प्योरिफिकेशन ऑफ डीएनए, राइट। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया कि डीएनए को प्योरीफाई करने के बाद उन्होंने डिफरेंट जगहों के ऊपर जो डिफरेंट किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस थी उनको क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप वाज मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट स्टेप वाज मॉडिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, मैं सिंपल लिख रहा हूं एनबीज, राइट। कैसे की? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लोग बात कर रहे हैं प्यूरिन की, आपको पता है प्यूरिन्स क्या होती हैं, लार्ज नाइट्रोजनस बेसिस, फॉर एग्जाम्पल ए एंड जी। जब उन्होंने उसको मॉडिफाई करना होता था तो वो इस्तेमाल करते थे क्या, फॉर्मिक एसिड। क्या इस्तेमाल करते थे? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड उसको क्या करता था, मॉडिफाई कर देता था। और जब हमने इस्तेमाल करनी थी क्या, पिरिमिडीन्स, तो पिरिमिडीन्स के लिए आपको पता है क्या थी पिरिमिडीन्स, पिरिमिडीन्स और डाइन्स, वट एवर यू वांट टू से, वो इस्तेमाल करते थे हाइड्राजीन। क्या इस्तेमाल करते थे? हाइड्राजीन, राइट। इसकी वजह से जो डीएनए था वो मॉडिफाई होने की वजह से क्या, डिफरेंट जगहों से कमजोर हो जाता था, राइट। बिकॉज कि नॉर्मल पोजीशन पे नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस ही डीएनए की स्ट्रेंथ की जामिन है, लेकिन जब मैं उस पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस को मॉडिफाई कर देता हूं ईदर यूजिंग फॉर्मिक एसिड और हाइड्राजीन, तो वो पर्टिकुलर डीएनए उन मॉडिफाइड बेसिस की जगह से कमजोर हो जाता था। तो फिर हम क्या करते थे, हम उसको तोड़ते थे, काटते थे। कैसे? हम उसे क्लीव करते थे, डीएनए की क्लीविंग ऑफ डीएनए यूजिंग हॉट पिपराडाइन, राइट। तो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रेजेंस में डीएनए डिफरेंट जगहों से टूट जाता था, राइट। अब ये जो प्रोसेस था ये सारे का सारा ये काफी कॉम्प्लेक्स था, राइट। समटाइम हमारी जो नाइट्रोजनस बेसिस थी वो मॉडिफाई होती थी, समटाइम मॉडिफाई नहीं होती थी। तो इस पर्पस के लिए ये बहुत ज्यादा रिलायबल मेथड नहीं समझा गया। देयरफॉर आज का साइंटिस्ट, आज की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी फ्रेडरिक सांगर के मेथड को इस्तेमाल करती है। दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स एट अ सर्टेन पॉइंट्स। तो हम देखते हैं कि स्टेप नंबर 2 पे हम लोग क्या करेंगे। मेरे पास पीसीआर के थ्रू या इस प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट लेंथ्स के क्या आ गए हैं, फ्रेगमेंट्स आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको सेपरेट करेंगे। सेपरेशन, सेकंड स्टेप इज सेपरेशन बाय मींस ऑफ नथिंग अदर देन आवर फेवरेट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मैं क्या करूंगा, मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दूंगा। और आपको पता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जेल लेते हैं, उसको सॉलिडिफाई करते हैं, उसमें एक कॉम्ब लगाते हैं। जब जेल सॉलिडिफाई हो जाती है तो उसके अंदर इस तरह के ग्रूव्स बन जाते हैं, उनमें छोटे छोटे वेल बन जाते हैं, राइट। ये वेल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये जेल, जैसे आपको याद होगा मामा जब घर में जेली बनाती हैं तो वो जेली पहले एक सिंपल सा पाउडर होता है, फिर उस पाउडर को हम पानी में डालते हैं, उसे हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हम उसको जिस चीज में मिलाकर ठंडा करते हैं उसकी शेप ले लेता है। सेम इज अ केस हियर, वी हैव द जेल, वी हैव अ पाउडर दैट इज कॉल्ड एज एगरोज। तो हम उस पर्टिकुलर एगरोज को वाटर में डालते हैं, उससे हम लोग बॉयल करते हैं। और बॉयल करने के बाद हमारे पास स्पेसिफिक, लुक एट दिस, जेल कास्टर्स होते हैं। उन पर्टिकुलर जेल कास्टर्स को दो तरफ से बंद करके उसमें जेल भर देते हैं, और जेल भरने के फौरन बाद हम उसमें एक कॉम अटैच कर देते हैं। और ये वाली कॉम हम कोशिश करते हैं कि जो बॉटम है थोड़ी सी ऊपर रहे, ताकि नीचे से भी जेल ना टूट जाए, हमारा सारा डीएनए नीचे से ही ना जाया हो जाए। तो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक और वेरी सोफिस्टिकेटेड अरेंजमेंट के बाद ये वाली जेल जो है वो सॉलिडिफाई हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, लुक एट दिस, कि हम इस कॉम को बहुत डेलिकेटली बाहर निकाल लेते हैं। तो लुक एट दिस, हमने आपको मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं कि अब इस पर्टिकुलर जेल के अंदर आपको वो छोटी छोटी खाली जगह नजर आ रही हैं जहां पे हम डीएनए को लोड कर सकते हैं। हम अपनी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में उसे वेल बोलते हैं, राइट, कुआं बोलते हैं, कि जिसके अंदर हम बेसिकली डीएनए को लोड करते हैं। तो ये जो डीएनए के पीसेस हैं ये बहुत हल्के हो सकते हैं,
तो इन पर्टिकुलर हल्के डीएनए के पीसेस को यहाँ से बाहर निकलने से बचाने के लिए हमारे पास प्रॉपर स्पेसिफिक किस्म की डाइज होती हैं, जिन्हें हम लोग डीएनए बाइंडिंग डाइज बोलते हैं। यूजुअली वो ब्लू कलर की होती हैं और ये हैवी होने की वजह से डीएनए को यहाँ से बाहर नहीं आने देती। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम माइक्रोपाइपेट से इन पर्टिकुलर वेल्स के अंदर डीएनए बाइंडेड विद डीएनए लोडिंग डाई लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर कास्टर को किसी खास वे में उस पर्टिकुलर टैंक में रखते हैं दैट इज ऑलरेडी फिल्ड विद द जेल बफर। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यू नो वेरी वेल, बहुत दफा बताया आप लोगों को कि हमारे डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम इस नेगेटिव चार्ज वाले एंड पर लुक एट दिस कि अगर मुझे ये कहा जाए कि यहाँ पे आपको कुछ बना के दिखाया जाए तो आई वुड लाइक टू शो इट एज फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरे पास एक बैटरी है, इट इज समथिंग लाइक अ बैटरी, राइट। ये मेरे पास एक बैटरी है और ये बैटरी के मेरे पास दो टर्मिनल्स हैं, वन ऑफ देम इज नेगेटिव, से इट इज नेगेटिव एंड इट इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इट इज यूजुअली 12 वोल्ट बैटरी, हम आमतौर पर इसके ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, 12 वोल्ट बैटरी के ऊपर। तो हम क्या करेंगे कि हम एक इलेक्ट्रोड जो कि एक वायर की फॉर्म में होता है, उसे हम इस साइड पे प्लेस कर देते हैं और उसका लिंक कर देते हैं किसके साथ, जाहिर है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, समथिंग लाइक इट, राइट। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पर्टिकुलर डीएनए के ऊपर जब अफेक्ट होगा तो वो इसे इस तरफ से पुश करेगा। ये डीएनए पुश हो रहा है और इस पर्टिकुलर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने क्या किया है कि मैंने अटैच कर दिया है एट द बेस समथिंग लाइक इट। तो ये भी एक इलेक्ट्रोड है और ये लंबा सा जो इलेक्ट्रोड है इट इज बेसिकली अट्रैक्टिंग डीएनए बिकॉज डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम डीएनए की तरफ से धक्का दे रहे होते हैं और दूसरी तरफ से हम खींच रहे होते हैं, राइट। और इसके रिजल्ट में ज़ाहिर जो डीएनए है वो क्या करेगा, वो लेंथ के हिसाब से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। आपको पता है कि छोटी चीज को खींचना आसान है, राइट। तो जब सेम करंट डिफरेंट फ्रेगमेंट लेंथ से अप्लाई करेगा तो जो सबसे छोटा पीस होगा वो सबसे पहले नीचे जाएगा, उससे बड़ा उससे ऊपर होगा, उससे बड़ा उसके ऊपर होगा, जो सबसे बड़ा पीस होगा वो हमारे पास सबसे ऊपर होगा। तो ये बेसिकली हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल है। तो जब हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अपने वाले डीएनए की जो हमने शुरू में लिखा था आप लोगों के साथ, तो मुझे ये पता चला कि ये डायग्राम, ये शक्ल बन गई मेरे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। आपको पता है कि ये जो डीएनए है ये मुझे चमकता हुआ नजर आता है बिकॉज कि हमने इस पर्टिकुलर डीएनए को विजिबल बनाने के लिए इसके साथ एक फ्लोरेसेंट डाई बाइंड की होती है, दैट इज कॉल्ड एज इथिडियम ब्रोमाइड। अगर मैं यहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड बाइंड ना करूं तो डीएनए मुझे विजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो चीज हम देख रहे होते हैं बेसिकली फ्लोरेसेंट जो हमें बैंड नजर आ रहा होता है वो बेसिकली डीएनए नहीं होता, वो डीएनए के साथ बाइंडेड इथिडियम ब्रोमाइड होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फ्लोरेसेंट मेरे पास यू कैन से एरियाज जो हैं ये डिपिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि ये सारे काम करने के बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। वो क्या है कि आपने इस पर्टिकुलर जेल को बाद में ले जाना है किसके ऊपर, एक जेल डॉक पे। जेल डॉक इज बेसिकली एन apparatus दैट इज गोइंग टू टेक द पिक्चर्स ऑफ योर जेल्स वट एवर आप रिसर्च करते हो। तो रिसर्च करने के बाद आपके पास जेल आ जाती है, उस जेल को आप उठाते हो, उठाने के बाद एक जेल डॉक्यूमेंट्री apparatus होता है उसमें आप डाल देते हो और उसके बाद आप लोगों को उसकी तस्वीर मिल जाती है। तो अब आप लोग उस पर्टिकुलर तस्वीर के ऊपर काम कर सकते हो। इमेजिन कर लो कि ये वो तस्वीर है जो मेरे पास आ गई और अब मैं उसको आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ, राइट। तो हम देखते हैं कि हम इसे रीड कैसे करते हैं। तो उसका आंसर ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने इन पर्टिकुलर वेल्स में हमने क्या क्या ऐड किया हुआ। तो यहाँ पे मैंने जो ट्यूब ऐड की थी इट वॉज बेसिकली शोइंग मी प्रेजेंस ऑफ ए। इसका मतलब है मैंने यहाँ पे टी वाले ट्यूब के इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं। तो आपने याद रखना है ये वाली कि ये मुझे जो ए बता रही है बेसिकली वो मैंने टी ऐड की थी, और जहां मुझे प्रेजेंस ऑफ टी का पता चल रहा है डेफिनेटली वहां पे मैंने ट्यूब ए वाली ऐड की थी। और जो मुझे सी के बारे में बता रही है वहां पे बेसिकली मैंने डी डी जीटीपी ऐड की थी, डी डी जीटीपी ऐड की हुई थी, राइट। और जो मुझे जी के बारे में बता रही है वहां पे मैंने बेसिकली डी डी सीटीपी ऐड किया हुआ था। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर नाउ। तो ये पर्टिकुलर ट्यूब्स मुझे अपनी ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेस की प्रेजेंस के बारे में बता रही हैं। ये बात मैंने बहुत दफा आपको रीइंफोर्स कर दी है बार बार। नाउ लुक एट दिस कि हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को रीड कैसे करते हैं। शुरू से लेके हम ऐसे ही काम करते रहे जब तक कि हमारे पास ऑटोमेटेड मशीन्स नहीं आ गई थी। आइए देखते हैं इसको कैसे रीड करते हैं। मैंने आपको बताया सबसे छोटा
बेस पर होगा, तो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड भी वही होगा जो सबसे छोटे साइज के प्रेजेंट होगा। तो लुक एट दिस, जब मैंने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले लुक एट दिस, सबसे पहले मेरी मुलाकात किससे हुई? इस पर्टिकुलर बैंड के साथ। तो लुक एट दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम? इस कॉलम का नाम है मेरे पास ए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पे सबसे पहले ए लिख दूंगा, राइट। देन वी विल मूव अप, अब ऊपर मूव करेंगे। तो मेरी मुलाकात अब किससे हो रही है? देखिए इस कॉलम में कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास टी वाले कॉलम में एक बैंड आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे टी लिख दूंगा। नेक्स्ट जब मैं इसे मूव करता हूं अपवर्ड, तो फिर मेरी मुलाकात किससे हो रही है? इस बैंड से। ये किस खाने में है? जी के खाने में, राइट। नेक्स्ट आई वुड सी द टी, नेक्स्ट आई वुड सी द सी, राइट। और अब मेरे पास क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? ए। देन आई वुड सी द जी, देन आई विल फाइंड टी, देन आई विल सी द सी। तो इस तरीके से हम इनको रीड करते चले जाते हैं और इसका सीक्वेंस लिखते चले जाते हैं। हेंस वी रियली डिकोड द कोड ऑफ नेचर। और इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि बेसिकली तरतीब क्या है न्यूक्लियोटाइड्स की इन अ गिवन सीक्वेंस। आपको बात समझ आ रही है? अब हम देखते ये हैं कि क्या आज भी हम इसी पर्टिकुलर मेथड को ऐसे ही इस्तेमाल करें? तो आंसर इज नो। आज हमारे पास बहुत अच्छी जदीद मशीन्स आ गई हैं जो ऑटोमेटेड वे में हमें जीन सीक्वेंसिंग करके दे रही होती है। उसके लिए हम करते क्या हैं? मैकेनिज्म ऑफ प्रिंसिपल इज द सेम मैकेनिज्म है। हम सारा पीसीआर वैसे ही लगाते हैं और सारा पीसीआर लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ हम ये करते हैं कि हम पीसीआर के लिए जो डिफरेंट किस्म की डाइज होती हैं वो एक ही ट्यूब में डाल देते हैं और उसको बजाय कि हम 4 डिफरेंट वेल्स में डालें, हम उसे एक ही वेल में ऐड कर देते हैं। लेकिन चूंकि गुआनिन का कलर कुछ और है, साइटोसिन के साथ जो फ्लोरोसेंट डाई और कलर की है, एडेनिन की डाई और कलर की है, थाइमिन की डाई किसी और कलर की है, तो हमने काम करते क्या है कि उसको एक ही वेल में लोड करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे इस वेल के बहुत पास ही हमने उस फ्लोरोसेंट डाई का डिटेक्टर रख देते हैं। तो सबसे पहले जो डाई निकल के जो एलिमेंट निकल के भागेगा जा रहा है वो सबसे छोटे साइज का होगा, उसे खास कलर होगा। जो ही वो इस यहाँ से पास होगा वो कलर हम नोट कर लेंगे और पीछे निकल गया है उसका प्रिंटर, तो हम उस पर्टिकुलर प्रिंटर के साथ उसको नोट कर लेंगे। ये आप लोगों के पास एक इमेज है जो आपको दिखा रहा है कि कैसे डिफरेंट किस्म की कलर डाइज हमारे डीएनए सीक्वेंस को बनाती हैं, राइट। तो ये है हमारे पास आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू आज हम बहुत ज़्यादा खपते नहीं हैं, हमारे पास स्केल्स यूज नहीं करने पड़ते बिकॉज वी हैव सर्टेन डिटेक्टर्स that can detect the presence of specific dyes and we have got the printers जो फौरन हमें प्रिंट निकाल के भी दे देते हैं। इस सारी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से हमने अचीव क्या किया है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपने इस बोर्ड के लास्ट कॉलम में मूव करते हैं और देखते हैं कि वहां क्या क्या है। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी बहुत सी स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के जीन सीक्वेंसेस फाइंड किए हैं। For example, we have used viruses. हमने बहुत से वायरसेस के जीन सीक्वेंसेस फाइंड कर लिए हैं। क्यों किए हैं कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत से वायरसेस के डीएनए सीक्वेंसेस आर नोन टू अस नाउ। Similarly, we have analyzed the sequences of different useful bacteria. For example, आपको पता है कि हमारे लिए इकोलाई एक बहुत ही मशहूर चीज़ है, हम उससे बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो हमने उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के सीक्वेंसेस को ऑल टुगेदर अनलॉक कर लिया है। देन another very very important organism that we use the research of the you can say biotechnology, वो कहता है यैक, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आपको याद होगा, तो हमने यीस्ट के सीक्वेंसेस भी क्या कर लिए हैं, ऑब्टेन कर लिए हैं। फिर हमने बात को यहाँ नहीं रोका, बल्कि हमने प्लांट की बॉडी से ऑब्टेन होने वाले क्लोरोप्लास्ट को भी सीक्वेंस कर लिया। इससे मिलता जुलता एक ऑर्गेनल प्लांट बॉडी में भी था, उसका नाम क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने एनिमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को भी सीक्वेंस कर लिया। देन पूरी जेनेटिक्स में हम एक ऑर्गेनिज्म पे बहुत ज्यादा रिसर्च करते रहे, क्रॉस करते रहे हैं। दैट वाज नथिंग अदर देन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो हमने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को भी सीक्वेंस कर लिया, पूरा सीक्वेंस कर लिया। फिर हमारे पास एक मॉडल प्लांट है, उस पर्टिकुलर मॉडल प्लांट को हम नाम देते हैं अरेबिडोप्सिस, राइट। इसको हमने यूज किया।
हमने डिफरेंट किस्म की माउस लेके उनको सीक्वेंस कर लिया, हमने ह्यूमन को लेके सीक्वेंस कर लिया, और फाइनली हम लोगों ने उनको क्यों छोड़ा जो हमारे दुश्मन हैं, तो हम लोगों ने ह्यूमन पैथोजेंस को भी लेकर सीक्वेंस कर लिया, राइट। तो हम लोगों ने डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स को सीक्वेंस इसलिए किया ताकि हम देखें कि अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनेसिटी को ब्रेक करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक वायरस है, मैं साइकिल ब्रेक करना चाहता हूं तो उसके लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर मैं प्लांट में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं, मैं उसकी यील्ड बढ़ाना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं और करते रहते हैं और करते रहेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि आप जो भी इल्म हासिल करें, आप कोशिश ये करें कि उससे इंसानियत का भला करने का सोचें, इस दुआ के साथ कि आप इस सारे इल्म को इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आई वॉन्ट अ प्रे फॉर यू कि आप अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखने में कामयाब हो, और जब कभी भी दुआ करें हमें भी दुआ याद रखिएगा। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।